Hello everyone, my name is Lakshita and I welcome you all to Vision Civil Service. As you all know, Vision Civil Service has been providing coaching for UPSC, PCS and other competitive exam for quite a time now. And we are preparing students not just for the exam but also for the life. And we provide the coaching in bilingual, that is English and Hindi. So आपको कोई भी problem नहीं आएगी in understanding. And secondly, we have online and offline batches available. So you can study online also if you're far away and you want to learn from our institute. Our experienced faculty provides you with their vision, with their guidelines जिससे आप अच्छे से समझ पाएं चीजों को. Okay. So we have this series going on in which we are discussing a topic a day of polity, and we'll continue with the topic that we have discussed so far. Last we discussed about Article 29 and 30 of the Indian Constitution, that is fundamental rights, and now we'll be moving forward to Article 32, that is right to constitutional remedies. Okay, so let's begin. Okay, as you can see in the PDF, that right to constitutional remedies is the spirit of the constitution. देखिए, if we talk about our rights, then अगर rights को बचाने के लिए कोई नहीं होगा, then कोई safeguard करने के लिए नहीं होगा, then how is it meaningful? ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 32 becomes important because it acts as a remedy. जैसे हर बीमारी की एक दवा होती है, वैसे ही इफ यू वॉलेट द राइट, क्या उसके रेमेडीज हैं, क्या कैसे उस चीज को हम बचा सकते हैं, व्हाट प्रोटोकॉल्स नीड टू बी फॉलोड एक्सेट्रा आर मेंशन इन आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने इसीलिए इस आर्टिकल को द वेरी सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, क्योंकि इसके बिना जो एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो फुलफिल नहीं होता है. जो बेसिक आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये आर्टिकल जस्टिफाई करता है. यही हमारी फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल करता है, उसको पूरा करता है कि वो फंडामेंटल राइट कहलाए, क्योंकि राइट को जब तक सेफगार्ड करने के लिए कोई नहीं होगा या उसकी रेमेडी नहीं होगी तब तक वो फंडामेंटल राइट नहीं कहलाएगी. इसको हम बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस. इसमें क्या होता है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, एंड आर्टिकल 226 में हमारे हाई कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करता है. तो सबसे पहला हमारा आ जाता है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है यू हैव द बॉडी. ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसको. उससे पहले हम समझते हैं द वर्ड रिट. आपको पता होगा हमें ये 5 रिट्स प्रोवाइड करी गई है अंडर आर्टिकल 32. तो रिट का मीनिंग क्या होता है? रिट एक ऑर्डर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है टू कैरी आउट द ऑर्डर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन फंडामेंटल या फिर लीगल राइट. मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे ये अथॉरिटी होती है कि वो ऑर्डर दे सकता है कि जिस पर्सन की फंडामेंटल या फिर लीगल राइट अफेक्ट हुई है उसके लिए आपको काम करना है, उसके उसके एग्जीक्यूशन के लिए आपको ऑर्डर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो रिट्स हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो इंग्लिश लॉ से ली गई हैं, इसलिए इसको प्रेरोगेटिव रिट्स भी कहा जाता है. एंड जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पावर्स हैं टू प्रोवाइड डायरेक्शन या फिर ऑर्डर और रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. मतलब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकता है, ऑर्डर भी कर सकता है, कमांड भी कर सकता है और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने में अपना काम भी कर सकता है. ठीक है, आर्टिकल 32 अलाउस पार्लियामेंट टू अथॉराइज और एनी अदर कोर्ट टू इशू द रिट्स. कि वो इतनी अथॉरिटी देता है हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कि वो जितने भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू द रिट्स उसको सॉल्व करे. ठीक है, अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका एरिया थोड़ा वाइडर हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा टेरिटरीज या हमारे होल ऑफ द इंडिया को कवर करता है. मेन कोर्ट है, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन थोड़ा नैरो हो जाता है. ठीक है, एंड जो हमारा रिट जुरिडिक्शन है वो भी ब्रॉडर हो जाता है. अब हम समझते हैं हेबियस कॉर्पस को. हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू हैव द बॉडी.
तो यू हैव द बॉडी का मतलब है अगर कोई भी पर्सन को अरेस्ट करा गया है या डिटेन करा गया है, उसको आपको कोर्ट के आगे आगे लाना पड़ेगा या प्रस्तुत करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। ठीक है, तो मीन्स टू हैव द बॉडी मतलब प्रेजेंट करना अरेस्टेड या डिटेन पर्सन को बिफोर द कोर्ट। ठीक है, और इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट मतलब नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए ही है ये, इट इज ऑल्सो फॉर द पब्लिक ऑफिशियल्स। ठीक है, एंड दे हैव टू एक्सप्लेन कि उन्होंने जिस इंसान को डिटेन करके रखा हुआ है, अरेस्ट करके रखा हुआ है, क्यों किया है, एंड एक्सप्लेन द डे एंड द कॉज ऑफ द डिटेंशन, कि कब उसको डिटेन किया है, क्यों उसको डिटेन किया है, कॉज भी देना है उन्हें डिटेंशन का। तो दैट इज अबाउट द हेबियस कॉर्पस। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को सेफगार्ड करते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो ना, अगर पुलिस है उसके पास तो इतनी पावर होती है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, बट अगर आप उसको गलत तरीके से अरेस्ट करो, उसकी लिबर्टी को हार्म करो, तो वो तो हमारी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया। इसलिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं कि आपने किस बेसिस पे, किस वजह से इसको डिटेन करके रखा है एंड उसकी लिबर्टी को हार्म ना हो। ठीक है, हेबियस कॉर्पस एक प्रेरोगेटिव रिट बन जाती है बिकॉज इट अप्लाइज इक्वली टू ऑल द पार्टीज। मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो, वेदर रिच पुअर पब्लिक ऑफिशियल प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी हो, सबके लिए इक्वल हो जाती है। ठीक है, और जो इंसान को इसमें वो करा जा रहा है, मतलब डिटेन करा जा रहा है, उसको क्वेश्चन भी किया जाता है। ठीक है, एंड द रिट इज यूज बाय द कोर्ट टू गिव ऑर्डर्स टू द पब्लिक ऑफिसर हु परफॉर्म्स फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। The writ is used to enforce the fundamental right to personal liberty against unlawful detention against both private and public authorities. तो habeas corpus इसलिए हमारे लिए important हो जाती है। Next we will talk about mandamus. Mandamus होता है our order. It means we command. कौन command करता है बताइए? तो इसमें जो होता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कमांड करता है। दिस रिट इज used by the court to give orders to the public officer who performs to his duty। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा है, या और कोई इंसान है जो कि मशीनरी मतलब गवर्नमेंट मशीनरी में काम कर रहा है एंड वो अपने ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो उसको कमांड करेंगे कि बताओ तुम अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या जुडिशियल बॉडीज को क्वेश्चन किया जाता है दैट दे हैव टू ईदर विलिंगली और अनविलिंगली, अगर उन्होंने अपनी किसी भी ड्यूटी को निग्लेक्ट किया है, ठीक है, तो उसे फिक्स किया जाएगा बाय द लॉ। तो लॉ उस पे अपने एक्शंस लेगा। ठीक है, the writ can be issued only to impose mandatory legal duty, not a discretionary function। जो उसके mandatory functions हैं, जो उसकी अधिकार के अंदर functions आते हैं, उसको भी अगर वो fulfill नहीं कर पा रहा है, तो इसको करा जाएगा। एंड दिस writ cannot be imposed या issued on the private individual। ये सिर्फ गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के लिए ही है। इसका नाम है मैंडेमस। नेक्स्ट रिट हमारी आती है सर्शरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सुपीरियर कोर्ट होता है वो ऑर्डर कर सकता है किसी भी इंफीरियर कोर्ट को, जो उसके नीचे कोर्ट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर द हाई कोर्ट कि आपके अंडर जो केस चल रहा है या जो मैटर है पेंडिंग, या ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर किया गया है कि हाँ आप इसको देखिए। ठीक है, तो वो लोअर कोर्ट को कमांड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि आप वो केस की जितनी भी फाइल्स है, जितने भी मैटर है पेंडिंग है, उसको हमें ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर इंफीरियर कोर्ट का कोई भी डिसीजन हो लिया गया होता है उस मैटर पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हायर अथॉरिटी है। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस चला जाता है, तो जो हाई कोर्ट का मान लीजिए जो भी डिसीजन होगा उसको नलीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, और
और इन द वायलेशन ऑफ अ नेचुरल जस्टिस स्टैंडर्ड, या फिर अगर उन्होंने जो कि बेसिक नेचुरल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो नहीं किया है, तो भी उसको जो ऑर्डर्स होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, अ, अगर वो गलत तरीके से लिए होता है तो उसको भी नलिफाई कर दिया जाता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टू प्रोटेक्ट दैट द ड्यूरिडिक्शन ऑफ द इंफीरियर कोर्ट और द ट्रिब्यूनल इज प्रॉपरली एक्सरसाइज, कि जितनी उनको पावर्स दी गई हैं वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके एक कोर्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, उनकी पावर्स को रिस्ट्रेन करने के लिए, कि हाँ आपके पास इतनी पावर है, आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए ये प्रोहिबिशन बनाया गया। प्रोहिबिट करना मतलब टू स्टॉप डूइंग फ्रॉम दिस। तो इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडी, जब वो अपने जुडिक्शन से बढ़ के आगे या अपने एरिया जितनी उनकी पावर्स है उससे बढ़ के आगे किसी चीज को करते हैं, या उसके आगे किसी केस का कोई जजमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो भी पावर आ जाती है वो हायर कोर्ट के पास आ जाती है और लोअर कोर्ट को उसकी बात माननी पड़ती है। ठीक है, एंड इट इश्यूज प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट इंक्रोचमेंट, कि कोई गलत एक्शन या कोई गलत चीज को हम आगे प्रमोट ना करें, क्योंकि कोर्ट हमारा क्या है, बेसिक लॉ प्रोवाइडिंग बॉडी है। तो अगर वो ही ऐसा गलत चीज करेगी तो गलत हो जाएगा ना लोकल सिटीजन्स के लिए। ठीक है, और इट इज ओनली यूज बाय द पर्सन जिसके लिए ये करा गया है, मतलब जो इसको इशू करता है, बेसिकली बोल सकते हैं। अगर कोई पर्सन लेके जा रहा है ना कि इस कोर्ट ने हमारे मतलब अपने जुडिक्शन से बढ़ के आगे हमें कोई भी पनिशमेंट दिया है या कोई भी लॉ को पास किया है, जो एनीथिंग इट कैन बी, तब ये प्रोहिबिशन वाला या सर्जरी को करा जाएगा। सॉरी, प्रोहिबिशन बोल रही हूँ, सर्जरी को पास करा जाएगा। ओके, नाउ वी कम टू प्रोहिबिशन। लास्ट वन वाज सर्जरी, गलती से मैंने प्रोहिबिशन बोल दिया था, बट वो सर्जरी के बारे में था। अब प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो हायर कोर्ट होता है वो इंफीरियर कोर्ट को प्रिवेंट करता है अपने जुडिक्शंस के आउटसाइड कोई भी डिसीजन लेने से, और ये तभी हो सकता है जब तक लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन ना लिया हो। ठीक है, एंड जो सर्जरी होता है वो तब भी ग्रांट किया जा सकता है डिसीजन लेने के बाद भी, बट जो प्रोहिबिशन होता है वो जब तक डिसीजन ना लिया गया हो तब तक ही पास किया जा सकता है। इट ओनली डील्स विद द मैटर्स ऑफ जुरिडिक्शन डिफेक्ट्स, whereas सर्जरी जो है इट इज कंसर्न्ड विद सब्सटैंशियल डिफेक्ट्स, मतलब जुरिडिक्शन के जितने भी वो लोग बोल सकते हैं कि अपनी जुरिडिक्शन के बाहर, अपने एरिया के बाहर जब कोई कोर्ट डिसीजन लेता है या अपनी पावर्स को एक्सटेंड करता है, तब हम प्रोहिबिशन यूज करते हैं। ठीक है, and the remedies of both prohibition and surgery fall under a judicial या quasi judicial body, not against the executive body। मतलब वो अपना जो भी बोल सकते हैं, जो उनकी पावर है, या सुप्रीम कोर्ट भी जो इसमें रेमेडीज प्रोवाइड कर सकता है वो सिर्फ जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही कर सकता है, किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के अगेंस्ट वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, एंड इसमें क्या होगा, the higher court in such a situation the high court or the high court grants such lower court or quasi judicial body its jurisdiction। अगर उसे लगता है कि हाँ उन्हें इस पावर की जरूरत है, then they will pass the power to them, otherwise it will not be given to them। ओके, एंड द लास्ट वन इज कोवेरेंटो। कोवेरेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, आपने किस अथॉरिटी से काम किया है। तो इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट, कि अगर कोई बंदा किसी पोजीशन पे बैठा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल की पोजीशन पे बैठा है किसी गलत तरीके से, ठीक है, अगर किसी पर्सन को अपॉइंटेड किया गया टू अ पब्लिक ऑफिस इन ऑर्डर टू अवॉइड द पर्सन अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस, कि उसको गलत तरीके से उस ऑफिस की पोजीशन दी गई है, मतलब वो किसी और को सीट मिलनी थी बट उसे धोखे से या किसी गलत तरीके से या करप्शन के थ्रू बोल सकते हैं उस सीट को ले लिया है, तो कोवेरेंटो में क्वेश्चन किया जाता है बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव दिस पोजीशन। तो इसमें जो कोर्ट होता है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है उस इंसान की वैलिडिटी, कि इसको किस पोजीशन पे यहाँ बिठाया गया है, किस बेसिस पे यहाँ बिठाया गया है। ठीक है,
इसको तभी प्रोवाइड किया जा सकता है जबकि पब्लिक ऑफिस एक परमानेंट किसी को परमानेंट पब्लिक ऑफिस में कोई सीट दी गई है एंड इट इज मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे बहुत सारी बॉडीज होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, तो ऐसी किसी बॉडी में जब किसी को सीट दी जाती है एंड उसकी अथॉरिटी नहीं है वो सीट लेने की बेसिकली, तो उसको बोला जाता है कोवेरेंटो। ठीक है, और ये एक इलीगल तरीके से होता है क्योंकि आप सोचो कि आप एग्जाम देके, जैसे आप यूपीएससी पीसीएस किसी के भी एग्जाम दे रहे हो, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, बट जो विलिंग नहीं है कैंडिडेट, उसने पैसे खिला के आपकी सीट ले ली, तो आप ये रिट इशू कर सकते हो उस इंसान के अगेंस्ट कि आई एम द कैपेबल वन, आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग, हाउ कैन दिस पर्सन बी एट दिस प्लेस। तो आप बाय व्हाट अथॉरिटी इसको कर सकते हो। ठीक है, and the person who applies for this risk must demonstrate his or her interest in the office for which the relief is sought। कि वो अपना इंटरेस्ट बताएगा कि मैंने रिट क्यों इशू करी है, मेरा इसमें क्या इंटरेस्ट है। मतलब जैसे आपने इशू करी क्योंकि आपकी सीट किसी और को दी गई है, ठीक है, तो आप वो सब उसके सामने क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो उस इंसान को वो बताना पड़ेगा। ठीक है, और ये रिट किसी भी प्राइवेट या फिर मिनिस्ट्रियल ऑफिस में नहीं काम होती है, इट ओनली वर्क्स फॉर द पब्लिक ऑफिस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि ये हमारा हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है इसी वजह से। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसपे हमारा पूरा बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन टिका है, हमारी जुडिक्शन टिकी है, एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बिकम्स द मेन बॉडीज कंसर्निंग विद दिस। ठीक है, तो आर्टिकल 32 याद रखना है सुप्रीम कोर्ट का है फॉर द ड्यूरिक्शन, एंड आर्टिकल 2 to 6 है हमारे हाई कोर्ट का फॉर द रिड्यूरिक्शन। तो आप दोनों पे जाके आपके अगर कोई भी रिट को बोल सकते हैं अगर हार्म हो रही है, कोई भी राइट हार्म हो रही है, तो यू कैन गो टू एनी ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है, I hope you're liking the video and please do like, share and subscribe the channel for more such videos। अब हम आगे ऐसे और भी टॉपिक्स लाते रहेंगे। ठीक है, अभी हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर लिया है, पार्ट्स में है ये, तो आप सारे पार्ट्स देखना। एंड ऐसे और भी वन लाइनर्स टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, एज इन हमने नीति आयोग डिस्कस किया है, हमने यूपीएससी एंड स्टेट सर्विस कमीशन की बॉडी के बारे में डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस किया है। ओके, सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आप कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। एंड सेकेंडली यू कैन टॉक टू आवर एडमिन ऑफिस, वहां पे आप जाके कोचिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट सून, बाय बाय, टेक केयर।